गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनेशनल लॉ में शत्रुरूपता या एनिमी कैरेक्टर, उसमें हमने अभी तक डेफिनेशन देख ली थी। उसके अलावा हमने डेफिनेशन के पश्चात हमने देखा था कि शत्रुरूपता का इफेक्ट किन किन हेडिंग्स पे पड़ता है। सबसे पहले हमने देखा था कि एनिमी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स से क्या तात्पर्य है। फिर हमने देखा था निगम की शत्रुरूपता, एनिमी कैरेक्टर ऑफ कॉपरेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था एनिमी कैरेक्टर ऑफ गुड्स। यहाँ तक हमने देख लिया था। उसके आगे आज हम देख रहे हैं एनिमी कैरेक्टर ऑफ द शिप्स। एनिमी कैरेक्टर ऑफ द शिप्स का तात्पर्य यह होता है कि सामान्य तौर पर जो जलयान है उनकी शत्रुरूपता जो निर्धारित की जाती है, उनके ऊपर जिस देश का ध्वज लगा हुआ होता है उसके आधार पर उनकी शत्रुरूपता जो होती है निर्धारित होती है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश का ध्वज लगा ले तो वह जो होता है अपराधिकृत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान भारत का ध्वज लगा लेता है तो वह जलयान भारत का नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी देश किसी भी राष्ट्र का ध्वज लगाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस जो होती है वो जरूरी मानी जाती है। उसके लिए यह माना जाता है, फर्स्ट, जिस राष्ट्रता का ध्वज हो उसी राष्ट्रता का प्रमाण पत्र जो होता है उस जलयान के पास होना चाहिए। तो कोई भी जलयान जो है अपने ऊपर जो राष्ट्र ध्वज लगाता है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस देश का उसने अपने शिप पर ध्वज लगाया है उसी का प्रमाण पत्र जो होता है कि वह भी उसी राष्ट्र का जहाज है, उसका जो एक सर्टिफिकेट जो होता है वह उसके पास होना जरूरी माना जाता है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो जलयान जिसने किसी भी देश का ध्वज लगा रखा है उसी राष्ट्र का चिन्ह उस पर अंकित होना जरूरी माना जाता है। तो जिस राष्ट्र का ध्वज है उसी का सिंबल जो होता है या उसी का जो इस राष्ट्र जो चिन्ह होता है वह वहां पर शिप पर होना जरूरी माना जाता है। और थर्ड कंडीशन है जलयान की रजिस्ट्री। जो जलयान जो है या जो शिप है उसका रजिस्ट्रेशन जो है उसी राष्ट्र में होना चाहिए जिस देश का ध्वज उसने लगा रखा है। तो अगर ये तीनों ही कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि जलयान उस ध्वज का वैध रूप से प्रयोग करने का अधिकारी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी जलयान पर जिस देश का ध्वज लगा हुआ है अगर वह युद्धरत देश है तो वह भी शत्रु कैरेक्टर की कैटेगरी के अंतर्गत माना जाता है, उसके साथ भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और अगर कोई भी देश ऐसा है जिस पर ध्वज तटस्थ देश का माना जाता है तो वह शत्रुरूपता धारण नहीं करता है, उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। फिर है आपका ट्रांसफर ऑफ एनिमी शिप्स, शत्रु के जलयानों का अंतरण। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि युद्ध के दौरान कि जो अंतरण जो हुआ है वह युद्ध के प्रारंभ होने से पहले हुआ है या युद्ध के प्रारंभ होने के पश्चात हुआ है, क्योंकि अंतरण दो प्रकार से हो सकता है। अगर युद्ध से पूर्व अगर अंतरण हुआ है तो ऐसी स्थिति में शत्रुरूपता अलग होती है, और युद्ध प्रारंभ होने के बाद अगर परिवर्तन हुआ है तो ऐसी स्थिति में अलग कंडीशंस मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका ट्रांसफर कब हुआ है। अगर युद्ध के प्रारंभ होने से पहले अगर उसका अंतरण हुआ है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है, ये लंदन घोषणा के अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि शत्रु के जलयान का तटस्थ देश को अंतरण युद्ध प्रारंभ होने के पहले हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे वैध माना जाएगा। तो उससे यह कहा जाएगा कि जो ट्रांसफर है वो वैलिड है। वह जो ट्रांसफर किया गया है शिप का युद्ध तटस्थ देशों के पक्ष में वह वैलिड है, उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। और जो अंतरण करता है उसे इस अंतरण करने से पहले यह साबित करना पड़ेगा कि जलयान को पकड़ने से बचने के लिए उसका ट्रांसफर नहीं किया गया है। अगर वह मालिक इस प्रकार जो स्वामी है उसका जिसने शिप का ट्रांसफर किया है, अगर अंतरण से पूर्व यह साबित कर देता है कि उसने जो ट्रांसफर किया है तटस्थ देश को वह उसे एनिमी कैरेक्टर से बचाने के लिए नहीं किया है, बल्कि उसका ट्रांसफर जो है वह सद्भावना पूर्वक और वैलिड तरीके से किया गया है, तो वह शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। परंतु अगर शिप का ट्रांसफर जो है आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वार किया गया है, युद्ध के प्रारंभ होने के बाद किया गया है, तो ऐसी स्थिति में लंदन घोषणा के अनुच्छेद 56 में इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। उसमें कहा गया है
कि ऐसी स्थिति में अंतरण जो है अवैध माना जाता है। अगर युद्ध प्रारंभ हो गया है और उसके पश्चात शत्रु देश जो है अपने जहाज का ट्रांसफर किसी तटस्थ देश को कर देता है तो वह वैलिड नहीं माना जाता है। केवल कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो इस प्रकार के अंतरण को वैध बना सकता है। उसके लिए जो कंडीशन है उसमें फर्स्ट है, जलायान का जो विक्रय है वो पूर्ण हो चुका था। तो जो शिप का जो विक्रय है या जो सेल डीड है वो कंप्लीट हो चुकी थी, विधि के अनुसार जो लॉ है उसके अनुसार सेल डीड की गई थी। विक्रय नाकाबंदी वाले बंदरगाह में नहीं किया गया था। जो सेल की जो प्रोसेस की गई थी या जो विक्रय की प्रोसेस की गई थी वो किसी भी ऐसे नाकाबंदी बंदरगाह पर नहीं किया गया था। फिर है, विक्रेता देश जलयान पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रखता है। जिस देश ने अपने जहाज को बेच दिया है उसका इस जहाज पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है और जलयान की रजिस्ट्री जो है क्रेता के देश की विधि के अंतर्गत हो चुकी है। जिस देश ने उसे खरीदा है उनका जो लॉ है उसके हिसाब से उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, उसी विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर ये सारी कंडीशंस जो है युद्ध होने के पश्चात फुलफिल की जाती है, तो अगर ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल कर दी जाती है तो युद्ध के पश्चात भी अगर किसी भी प्रकार का जलयान का ट्रांसफर किया जाता है तो वह शत्रु रूपता धारण नहीं करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समुद्रों में माल का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन सी। केवल शिप का ही ट्रांसफर नहीं, अगर समुद्र में जो शिप्स पे माल है उसका भी अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उस पर भी शत्रु रूपता का इफेक्ट पड़ता है। इसमें भी वही दो कंडीशन है कि जो माल का ट्रांसफर है वह युद्ध से पूर्व हुआ है या युद्ध के पश्चात हुआ है। तो सामान्य तौर पर अगर युद्ध से पूर्व ट्रांसफर किया गया है गुड्स का तो ऐसी स्थिति में अंतरणकर्ता देश तथा माल को क्रय करने वाला देश परस्पर स्वामित्व के अंतरण पर सहमत हो जाते हैं। तो जब तक माल जो है जो खरीदने वाला देश है वहां पर नहीं पहुंचता है तब तक वह शत्रु रूपता धारण करता है। उसे युद्धरत देश के द्वारा जब्त किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। और जैसे ही वह माल जिसने उसे खरीदा है उस देश के पास पहुंच जाता है, न्यूट्रल देश के पास पहुंच जाता है, उसके पश्चात वह शत्रु रूपता धारण नहीं करता है। उस माल को युद्धरत देश जो है वह पकड़ नहीं पाएंगे और जब्त नहीं कर पाएंगे। फिर है आपका युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात अंतरण हुआ है तो ऐसी स्थिति में अंतरणकर्ता देश माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार न रखता हो। जिस व्यक्ति ने अंतरण कर लिया है अगर उसने उस माल पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अधिकार अपने पास नहीं रखा है कि वह उस माल को पुनः प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक माल क्रेता के हाथ में नहीं पहुंचता तब तक युद्ध देश उस शत्रु का माल मानकर ही उसके साथ बिहेवियर करेगा। और जैसे ही उस देश के पास वह माल पहुंच जाएगा उसके पश्चात उसकी शत्रु रूपता जो है समाप्त हो जाती है। तटस्थ राज्य द्वारा शत्रु को भेजा गया माल भी पकड़े जाने से मुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार का तटस्थ देश के द्वारा कोई भी माल ट्रांसफर युद्धरत देश को किया जाता है तो उसे भी जब्त किया जा सकता है और उसे भी पकड़ा जा सकता है, वह माल भी जब्त किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक माल, चाहे वो निषिद्ध माल हो चाहे वो अनिषिद्ध माल है, उसे जब्त किया जा सकता है जब तक माल का ट्रांसफर जो है पूर्ण नहीं हो जाता है। इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे वार कैरेक्टर, युद्ध अपराध। थैंक्स।